सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबर आपको मैं देने वाला हूं। एक बार फिर से डेनमार्क में तुर्की और इजिप्ट की एम्बेसी के बाहर कुरान पाक को कुत्ते के बच्चों ने जलाया है। जी हां, पब्लिसिटी स्टंट के लिए अब ये आम चीज़ हो चुकी हैं। मुसलमान को गाली बकना, पैगंबर का अपमान करना, कुरान को अपमान करना, ये वो चीज़ें हो चुकी हैं जिससे जिन कुत्ते के झुंड को कोई नहीं जानता, दुनिया उसको जान जाती है। देखिए, एम्बेसी के बाहर कुरान जलाया जा रहा है, 3-4 लोग हैं, कुरान का अपमान किया जा रहा है। ये महिला आती है, महिला जो मुसलमान होती है कुरान को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन 3-4 कुत्ते उस पर झपटते हैं। लेकिन मेन बात आप ये देखिए, पुलिस वाला भी वहां आकर उस महिला के हाथ पर जो कुरान था उसको झपटता है, उसको जो साथी था कुरान जला रहा था उसको रोकता है, पीछे करता है। उसके हाथ से पुलिस वाला कुरान पाक छीन कर वापस ले जाकर जलाने के लिए जो कुरान जला रहे थे उनके हाथ में दे देता है। आप देख लीजिए, ये है डेनमार्क की पुलिस जो कुरान को जलाने में पूरी तरह से मदद कर रही है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वीडियो को देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। डेनमार्क की पुलिस ने एक मुस्लिम महिला, जिसका धर्म मुसलमान, जिसकी धार्मिक किताब को जलाया जा रहा है, वो जब विरोध करती है और जाकर रोकने की कोशिश करती है, वो हमला भी नहीं करती, बस कुरान को वहां से उठाती है, तो पुलिस मदद करती है, कुरान को छीन कर वापस डेनमार्क के उन आतंकवादियों को हाथ में देती है कि जलाओ कुरान। तो दोस्तों, इससे साबित हो गया है डेनमार्क की सरकार पूरी तरह से इस्लाम विरोधी है और कुरान को जलाने की बार बार परमिशन दे रही है। इस घटना के बाद अरब लीग ने पूरी तरह से इसका विरोध किया है और अरब लीग ने ऐलान किया है डेनमार्क का हम पूरी तरह से बाइकॉट अब करेंगे। इसके अलावा इजिप्ट ने भी स्वीडन के एम्बेसडर को, डेनमार्क में तो ये कल हुआ लेकिन स्वीडन में ये कई बार हो चुका है, तो स्वीडन के एम्बेसडर को समन किया है इजिप्ट के सरकार ने और खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि ये स्वीडन से ही शुरू हुआ है जो अब वो आग डेनमार्क पहुंची है। देखिए, अब स्वीडन ने रास्ता दिखाया, तभी अब डेनमार्क में ये हो रहा है। इसके चलते हुए बहरीन ने भी एक बार फिर से स्वीडन को ही तलब कर लिया है और खरी खोटी सुनाई है स्वीडन के एम्बेसडर को। मेरे दोस्तों, एक बड़ी कामयाबी इस चक्कर में भी मिल गई है। यूएन ने एक बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, एक कानून एक्सेप्ट कर लिया है, जिस कानून के मुताबिक किसी भी धार्मिक किताब को जब जलाया जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा, तो ये इंटरनेशनल कानून का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा, जो कि बड़ा जुर्म माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, स्वीडन का विरोध तो पाकिस्तानियों ने अलग ही अंदाज में किया है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान के आम लोगों ने, एक खास जो ग्रुप था मुसलमानों का पाकिस्तान में, उसने कमोड को, यानी जिसमें आप और हम हगते हैं, उसको पूरी तरह से स्वीडन के झंडे में तब्दील कर दिया। ये देखिए, कमोड जो है, कमोड का जो कलर है, जो टट्टी खाने का कलर है, वो पहले से ही स्वीडन के झंडे ऐसा है। उस पर पीली पट्टियाँ पेंट कर देने से वो स्वीडन का झंडा बन गई। जिसके बाद अब आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अब घर घर में मुहिम छेड़ने वाले हैं ये लोग कि अब इसी तरह से, इसी रंग का, इसी स्वीडन के झंडे का कमोड घर के अंदर लगाइए और स्वीडन इसी के लायक है, हम उसके झंडे पर इसी तरह से हगेंगे। उधर इजराइल ने नेबुलस के इलाके में 3 फिलिस्तीनी लड़ाकुओं को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इजराइल का जुल्म आप इस तरह समझिए, एक तो वो फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है, ये एक तो जुल्म है ही, लेकिन इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि मजबूर कर रहा है उन्हीं फिलिस्तीनियों को कि तुम अपने मकान को अपने हाथों से तोड़ दो, उजाड़ दो। एक फिलिस्तीनी परिवार को मजबूर किया गया डरा धमका कर कि अपने मकान को तोड़ दो, वरना तुम्हारे बच्चों समेत तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम पर केस चलेगा। जिसके बाद अपने ही आशियाने को उस फिलिस्तीनी नौजवान ने उजाड़ दिया। تجبر قوات الاحتلال هدم منزل سمير السعو في بيت حنينة. هاي الأوراق
برمى الهدم. मेरे दोस्तों, इजराइल में नेतन्याहू ने कानून पारित कर दिया, पास कर दिया, जिसके बाद से ही यहूदी अब हिंसा पर उतर आए हैं। मारधार हो रही है, इजराइल की मिलिट्री यहूदियों को ही पीट रही है, यहूदी पुलिस पर हमला कर रहे हैं, अब हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। चंद तस्वीरें दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखा सकता वरना ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। बस कुछ मंजर आपके सामने। दोस्तों, जिस दिन शैतान नेतन्याहू ने वो काला कानून पारित करके अपने आप को कानून और संविधान से ऊपर कर दिया, उस दिन अखबारों की जो फ्रंट पेज थी वो ब्लैंक काले रंग से प्रिंट हुई थी। ये देखिए, ये इजराइल के तमाम अखबार थे, 5 सबसे बड़े अखबार, जिनके फ्रंट पेज पूरी तरह से काले थे और उस पर लिखा गया कि काला कानून पारित हो गया। नेतन्याहू एक ऐसा प्रधानमंत्री बन चुका है जो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर इजराइल को उजाड़ कर ही दम लेगा, क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स के लड़ाकू फाइटर तक पीछे हट चुके हैं। इजराइल की मिलिट्री में तैनात बड़े बड़े अफसर सेना से पीछे हो चुके हैं और एनएसए समेत डिफेंस मिनिस्टर तक कह चुके हैं कि इस वक्त इजराइल के हालात ऐसे हैं कि कभी भी गृहयुद्ध छिड़ सकता है। अब आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। इजराइल के जो न्यूक्लियर परमाणु साइंटिस्ट यानी परमाणु वैज्ञानिक हैं, वो सोच रहे हैं कि नेतन्याहू के विरोध में अब हम रिजाइन दे देते हैं, यानी इस्तीफा दे देते हैं। इजराइल इस वक्त अकेले नेतन्याहू की वजह से पूरी तरह से परेशान है। उधर बात करूं इजराइल के ट्रेड की बात, तो इजराइल ने वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट कर लिया है। इजराइल के एक सैनिक ने लेबनान के बॉर्डर पर देखिए वीडियो बनाई है, जिस वीडियो में नजर आ रहा है कि उस जाल के दूसरी तरफ लेबनान के बॉर्डर पर ही एक हिजबुल्लाह का लड़ाकू फाइटर हथियारों समेत पेट्रोलिंग कर रहा है। ये वीडियो वायरल हुई। इजराइल की गवर्नमेंट की वैसी ही हवा निकलती है हिजबुल्लाह के नाम से, तो इस पर इजराइल ने कहा कि ये ख़तरा नहीं है, क्योंकि वो अपनी सरजमीन पर है, हालांकि बॉर्डर पर है लेकिन अपनी ज़मीन पर है, ये हमारे लिए ख़तरा अभी तक नहीं है। अमेरिका के पूर्व एम्बेसडर जो इजराइल में थे, उन्होंने बयान दिया कि अमेरिका को इजराइल को फंडिंग देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पर डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद इजराइल के पक्ष में बाइडेन की सरकार ने बयान दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी इजराइल में लोकतंत्र है। उधर आर्मीनिया का साथ ईरान ने दे दिया है, अज़रबैजान इससे चिढ़ सकता है। ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी है आर्मीनिया के विदेश मंत्री और आर्मीनिया की सीनियर डेलीगेशन ने, और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि आर्मीनिया के बॉर्डर पर जो भी बदलाव ज़बरदस्ती और प्रेशर से किए गए हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। यह आर्मीनिया के साथ गलत हुआ है और हम आर्मीनिया के साथ हैं।
उधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अपनी तमाम ताकतों को भेज दिया। उधर ईरान भी पूरी तरह से भौकाल दिखाने के लिए खड़ा हुआ था। अबू मेहदी नाम की क्रूज मिसाइल दाग दी ईरान ने और उसका सफल परीक्षण कर डाला। स्पेसिफिकेशन अगर अबू मेहदी क्रूज मिसाइल की दूं तो अमेरिका का मुंह खुला ही का खुला रह जाएगा। सबसे पहले इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर, जो इजराइल के लिए जिंदा मौत की तरह है। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये काफ़ी निचले सतह पर उड़ सकता है। ये मिसाइल जो है ज़्यादा ऊंचाई पर भी जाकर मार कर सकती है, ऊंचाई पर भी उड़ सकती है और नीचे नीचे भी उड़ान भर सकती है। इसको हवा से ज़मीन और ज़मीन से हवा में भी दागा जा सकता है और ईरान की ये पहली ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा है। इस मिसाइल की एक खासियत यह है अबू मेहदी की कि ये सबसे कम समय में तैयार की जा सकती है दागने के लिए। इस क्रूज मिसाइल की एक खास ताकत यह है कि इसको डिफेंस सिस्टम आसानी से रोक ही नहीं सकते। अगर एक साथ ईरान ऐसी क्रूज मिसाइल 8-10 इजराइल पर दाग दे तो इजराइल परेशान हो जाएगा। अर्जेंटीना का पड़ोसी देश है एक छोटा सा बोलिविया। बोलिविया ने ईरान से बहुत सारी डिफेंस की डील कर ली। इधर अर्जेंटीना की फुस्सी निकल गई कि अरे बाप रे बाप, तो उसने अर्जेंटीना ने बोलिविया से आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करके सफाई मांग ली कि भाई साहब, आपने जो ईरान से इतने हथियारों और इतने खतरनाक डिफेंस डील की है, क्या चाहते क्या हैं आप, मतलब सफाई दो हमको। भारत के गंद भक्त भले ही भारत के मुसलमानों को लगातार गाली बक रहे हों, लेकिन उनके अब्बा पूरी तरह से मुसलमानों को अपनी छाती से चिपकाए रहे हैं। भारत के एनएसए माननीय अजीत डोभाल ने ईरान से बात करते हुए कहा है कि हम आपके साथ हैं, ब्रिक्स में हम हर तरह से ईरान के समर्थन में हैं। दोस्तों, वेनेजुएला के बहुत अच्छे संबंध हैं ईरान से, ईरान बेहतरीन दोस्त है। वेनेजुएला ने एक अपनी लड़ाकू शिप दिखाई है जिसके अंदर यानी उस शिप के ऊपर ईरान की मिसाइल लगी हुई है, यानी वेनेजुएला ईरान के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े अखबार रॉयटर्स ने बड़ी खबर छापी है। समझना होगा कि ईरान का डर सच में कितना है, यह हवाई बातें नहीं है। अमेरिका के पोर्ट पर अभी भी बहुत सारे ईरान के ऑयल टैंकर हैं जिसके अंदर तेल भरे हुए हैं। अमेरिका ने पूरी छूट दी हुई है अमेरिकी कंपनियों को कि आइए और इस तेल को खरीद लीजिए, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है क्योंकि ईरान ने धमकाया हुआ है कि अगर किसी भी अमेरिकी कंपनी ने अमेरिका में जब्त और अमेरिका में ही खड़े हुए हमारे टैंकर से तेल निकाला तो हमारे इलाके में उन कंपनियों के जब टैंकर आएंगे तो हम उनका तेल निकाल के रख देंगे और उनको नानी याद दिला देंगे। सोचिए, वरना अमेरिका के अंदर ईरान के टैंकर हैं, निकाल सकता है कोई भी, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा रहा। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास जो हैं तुर्की पहुंचे हैं। रजब तैयब एर्दोगान से उन्होंने मुलाकात करी है। रजब तैयब एर्दोगान ने 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है और इजराइल से कहा है कि जो वायलेंस वो कर रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दे। एक बार फिर से Su-35 फाइटर जेट ने रूस के सीरिया में अमेरिका के MQ-9 रीपर खतरनाक फाइटर ड्रोन के ऊपर फ्लेयर्स दागी थी, पटाखे समझ लीजिए दागे थे, जलती हुई फुलझड़ियाँ फेंक दी थी डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए। लेकिन इस बार ये हुआ, इस बार गलती से कह लीजिए या जानबूझकर, वो जलती हुई जो चीज़ थी जो रूस के फाइटर जेट ने दागी थी वो अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन पर जाकर टकरा गई, जिससे तस्वीर देखिए, अमेरिका के MQ-9 रीपर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके बाद अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की है।
उधर दोस्तों तुर्की में 5.5 मैग्नीट्यूड का दोबारा से भूकंप आया है। अल्लाह रहम करे। तुर्की में ये भूकंप जो आया है इसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सऊदी अरब ने तुर्की से जो डील की है उसके मुताबिक 50 तुर्की से सऊदी अरब ड्रोन लेने वाला है और कहा यह जा रहा है कि अभी और भी कई डील्स के खुलासे होने वाले हैं जो हो चुके हैं लेकिन वो आम जनता के सामने नहीं आए हैं। दोस्तों तुर्की ने बैरक्टर TB2 ड्रोन से एक और ऐसी मिसाइल दागी है कि उस मिसाइल की वजह से इस ड्रोन की मारक क्षमता 25 किलोमीटर और बढ़ गई है। दोस्तों इस मिसाइल का नाम है रॉकिस्तान्स IIR गाइड MAML म्यूनिशन। दोस्तों इस मिसाइल की खूबी ये है कि हर मौसम में सर्दी, गर्मी, बरसात, ओले, आंधी, तूफान, चक्रवात, इन तमाम तरह के मौसम में ये मिसाइल अपने सही जगह पर जाकर दुश्मन के परखच्चे उड़ा देती है। एक अरब मुस्लिम युवा को गोली मार दिया था फ्रांस की पुलिस ने, जिसके बाद हाल में ही फ्रांस में ज़बरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुए। अब वो प्रदर्शन शांत हुए तो फिर से उस मरने वाले की याद में छोटे मोटे प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन के दौरान फ्रांस की पुलिस ने एक फ्रांसीसी प्रदर्शनकारी को बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद वो फ्रांसीसी नागरिक कोमा में चला गया। उसके कोमा में जाने से एक नया मुद्दा खड़ा हुआ। अब फ्रांस में फिर से हिंसक प्रदर्शन की आग लग चुकी है। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रज़ाग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कौन सी खबर इस रिपोर्ट में आपके लिए सबसे अहम थी, ताकि अगली बार हम उस खबर पर ज़्यादा फोकस करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।